हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर बात, जो आप लोगों के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो सुपरवाइजर का एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। क्लासेस शुरू करने से पहले बता दूं, आप लोगों को अगर कोई भी कोर्स लेना है ट्रिपल एस की ऐप पे, तो आप लोग कोड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अप्रैल 30% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 1 मई से हम लोग क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं JKPSI की भी, और ये ट्रिपल एस का पहला लाइव बैच होगा जिसमें आपको ऑफलाइन की तरह सारी क्लासेस जो है वो दी जाएगी। आप लोग अपने लाइव डाउट उसी टाइम पे क्लियर कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ये डिज़ाइन किया गया है फ्रेशर्स के लिए, और जो सुपरवाइजर के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आपको बता दूं नेक्स्ट वीक का प्लान क्या है। अभी तक आपको जो टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है उसमें आपके इंडियन हिस्ट्री, कल्चर हेरिटेज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनके टेस्ट आपके कंडक्ट हो चुके हैं। अगले हफ्ते का स्केड्यूल आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, हम लोग इस हफ्ते पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन और डेमोग्राफी सेंसस को कवर करेंगे हमारे डेली टेस्ट की फॉर्म में। और ये हम लोग कोशिश करेंगे 20 नंबर हम यहाँ से लेके आए। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हम लोग अगले वीक यानी कि मंडे से तीसरी सेक्शन भी जो है वो ऐड करने वाले हैं, जिसमें आपकी जनरल इंग्लिश के टेस्ट भी आपको मिलेंगे। तो टोटल बेसिस पे दिन में अब आपको 3 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें स्टार्टिंग के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। बाकी डिटेल शेड्यूल आपको मिल जाएगा। और सेम अगर बात करें इसकी, हम लोग आपको क्लासेस जो है वो एक बार फिर से प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आज तक JKSSB ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको अभी भी इस सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके सारे डाउट यहाँ पे हम लोग क्लियर करवा देंगे। आज बात करते हैं अब यहाँ पे हम लोग हमारी टॉपिक स्पेशलाइजेशन के ऊपर। यूनिट 1 का फ्री टेस्ट था, कंपाइल्ड टेस्ट सभी बच्चों के लिए। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया आप भी कर सकते हैं, ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड करके। हमारी पहली यूनिट खत्म हो चुकी है। अगर टॉपिक टेस्ट की बात भी की जाए तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 25 से 26 टेस्ट आपको जो है वो मिले हैं। 300 के करीब करीब MCQs आपको यहाँ पे करवा दिए गए हैं टेस्ट की फॉर्म में। अब हम लोग शुरू करेंगे हमारी यूनिट 2 को, और अब बात करते हैं यूनिट 6 जो आज हम करने जा रहे हैं। देखो, यूनिट 6 की बात की जाए तो हम लोगों ने पहले स्कीम्स को कवर करा था, जिसमें मैंने आपको इस सीक्वेंस में स्कीम्स को करवाया था। इसके अलावा हम लोगों ने मेडिकल हेल्थ केयर की 4 अलग अलग टाइप्स के प्रोग्राम्स को डिस्कस करा था। आज हम बात करेंगे अडॉप्शन को लेकर। अडॉप्शन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कौन कौन एलिजिबल होता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अडॉप्शन होता क्या है। मैक्सिमम लोग इससे वाकिफ होंगे कि अडॉप्शन का मतलब ये होता है कि एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके ऊपर काम करके किसी भी बच्चे को जो है लॉफुल चाइल्ड जो है वो बनाया जाता है। मतलब लॉफुल चाइल्ड क्या होता है, आमतौर पर अगर हम बात करें तो एक हो जाते हैं बच्चे जो बाय बर्थ जो रहते हैं साथ में। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, जो बाय बर्थ के अलावा दूसरी चीज़ होती है वो ये होती है किसी को अडॉप्ट करना, यानी कि किसी को लॉफुल चाइल्ड बनाना, किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करके उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स के द्वारा। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि उस बच्चे को जब आप अडॉप्ट करते हैं तो उसके जितने भी राइट्स होते हैं, प्रिविलेजेस होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं, वो अटैच्ड हो जाती हैं टू अ बायोलॉजिकल चाइल्ड। मतलब जितनी भी, अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, जो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड को चीज़ें दी जाती हैं पेरेंट्स के द्वारा, जो उनका हक हैं, प्रिविलेजेस हैं, या फिर जो जिम्मेदारियाँ उठाई जाती हैं उनको लेके, तो वो सब चीज़ें जो हैं लॉफुल तरीके से आप लोग अडॉप्शन के प्रोसेस से जाके किसी एक बच्चे के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब पहला सवाल आता है कि कौन इसके लिए एलिजिबल होता है। अगर कोई, दूसरा सवाल आता है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो कैसे इसको अप्लाई कर सकता है। तीसरा सवाल आता है कि क्या कोई भी इसको कर सकता है। तो इन सभी के आंसर्स को जानेंगे। इसका एक पूरा प्रोसेस रहता है, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जो अडॉप्शन को गवर्न करते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर आपको बताऊं, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। पेपर में इसको हो सकता है वर्डिंग चेंज करके पूछा जाए। The child's best interest shall be paramount consideration while processing any adoption प्लेसमेंट। अब सबसे पहला कंडीशन, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल रखे गए हैं कि अडॉप्शन को किस तरीके से किया जाएगा, उसमें ये रखा गया है कि जो बच्चे के लिए सबसे बेस्ट इंटरेस्ट होते हैं उसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है इस पूरे प्रोसेस को करने के द्वारा। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि प्रेफरेंस किसको मिलेगी। अब कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेफरेंस को लेके भी बहुत इश्यूज होते हैं। अब प्रेफरेंस जो होती है shall be given to a place the child in adoption with Indian citizens and with due regard to the principle of placement of the child in his
ओन सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट एज फार एज पॉसिबल। अब होता क्या है, मान लेते हैं कोई एक JNK में बच्चा है जो कि रहता है, उसके अडॉप्शन प्रोसेस के लिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए तमिलनाडु से कोई आता है, या फिर मान लीजिए कोई एक है जो कि JNK के पास मान लीजिए पंजाब से यहाँ पे एलिजिबल या इंटरेस्ट शो करता है कि अडॉप्शन प्रोसेस को लेके। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। अब पहली प्रेफरेंस यहाँ पे किसे दी जानी चाहिए? जो प्रिंसिपल्स रहते हैं जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसको फॉलो किया जाता है, प्रेफरेंस जो दी जाती है अडॉप्शन के दौरान, वो पहले तो यहाँ पे ये दिया जाता है कि कोशिश ये की जाए कि उसके जो अपना सोशल कल्चर इन्वायरमेंट है उसी में ही जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक ये पूरा प्रोसेस जो है वो किया जाए, उसे वहीं पे ही जो है अडॉप्शन प्रोसेस को किया जाए, ज़्यादातर चेंजेस ना आए। तो अगर मान लीजिए सपोज इन दोनों जगह से एलिजिबिलिटी आती है तो प्रेफरेंस किसे मिलेगी? तो वो कहीं ना कहीं पंजाब को ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि सोशियो कल्चर जो है वो किसी हद तक सेम रहता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़, ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। पहला क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल रहता है कि जो बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखा जाए प्रोसेस के दौरान, इस अडॉप्शन प्लेसमेंट के द्वारा। दूसरा, कोशिश की जाती है कि उसके अपने ही जो उसका अपना सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट है जिस हद तक पॉसिबल है उसी में ही उसको कोशिश की जाती है अडॉप्ट करवाने की। तीसरा पॉइंट क्या आता है, जितनी भी अडॉप्शंस होती हैं वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन के पोर्टल पे। अब ये जो पॉइंट है ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अडॉप्शन का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसके तहत सारी अडॉप्शन जो है वो रजिस्टर कहाँ पे होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन में और गाइडेंस सिस्टम में साथ साथ में। और जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है ऑफ द सेम शैल बी मेंटेन्ड बाय द अथॉरिटी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मेन स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, अभी तक हम लोगों ने सोचा, अभी हम लोगों ने डिस्कस करा पहला पॉइंट कि अडॉप्शन क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अडॉप्शन के मेन प्रिंसिपल्स क्या है, कि किस बेसिस पे ये चीज़ों को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखी जाती है, चीज़ें देखी जाती है अडॉप्शन प्रोसेस से पहले। अब इसके अलावा आप मान लीजिए किसी को अडॉप्ट करना है, किसी को प्रिंसिपल्स पे वो सब कंसिडर करता है, लेकिन उसके बाद क्या, कहाँ पे जाना होगा, किस तरीके से करना होगा, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। जो अडॉप्शन प्रोसेस रहता है इसमें ये नाम याद रखना, आपसे फुल फॉर्म की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। इसमें स्टेक होल्डर्स रहते हैं। स्टेक होल्डर्स कैसे? जैसे सबसे पहले आप लोग पढ़ सकते हैं सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। अब सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी क्या करती है? ये पहले तो ये इंश्योर करती है कि जो फंक्शन होगी इस पूरे अडॉप्शन प्रोसेस की, ये पूरे स्मूथ तरीके से हो। टाइम टू टाइम इसमें ये काफ़ी सारी गाइडलाइंस जो है वो इशू करती हैं, मेन जो प्रोसीजर फॉलो करना है उस पर काम करती है, और जो बाकी के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ ये सब चीज़ें शेयर करती है। इन शॉर्ट, जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है उसका मेन काम होता है कि वो ये इंश्योर करे कि जो पूरा प्रोसेस होगा ये स्मूथली काम करना चाहिए, और जो गाइडलाइंस है उसको प्रॉपर तरीके से ये फॉलो करने के ऊपर ध्यान रखती है। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कई लोग इसे कारा के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे पेपर में डायरेक्ट इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसके बाद देखो हायरार्की पे चलते हैं। सेंटर हो गया तो कौन आएगा? स्टेट आएगा। स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी की अगर मैं बात करूं तो इसका क्या काम रहता है? ये एक नोडल बॉडी की तरह एक्ट करती है विद इन द स्टेट, ताकि प्रमोट किया जा सके और मॉनिटर किया जा सके जो अडॉप्शन होती है, और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर होते हैं इन कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो ये बेसिकली क्या करती है? एक लिंक बना के रखती है, एक नोडल बॉडी का रोल प्ले करती है। सेंट्रल की जितनी भी आपकी गाइडलाइंस आती हैं या फिर जो प्रोसेस ये फाइनल करते हैं उसको आगे कन्वे करने के लिए और ध्यान रखने के लिए कि क्या वो चीज़ें प्रॉपरली फॉलो हो रही हैं या नहीं। इसके बाद आता है स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी, जिसे SAA के नाम से जाना जाता है। ये स्टेट रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाई जाती है। अब किस सेक्शन के अंडर आती है? अगर पेपर डिफिकल्ट हुआ तो ये पूछा जा सकता है। ये सब सेक्शन 4 जो है ऑफ सेक्शन 41 ऑफ द एक्ट ऑफ पर्पस ऑफ प्लेसिंग चिल्ड्रन इन अडॉप्शन के तहत काम करती है। इसको बनाया जाता है, एक स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी बनाई जाती है जो काम करती है यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। किस एक्ट के द्वारा बनाई गई है वो भी आपको याद रख लेना, अगर मुश्किल क्वेश्चन पेपर आया तो ये पूछा जा सकता है। और इसके बाद आती है आपकी AFAA यानी कि ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी।
ऑथराइज्ड और फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी क्या करती है, एक रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन सोशल और चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज होती हैं, जिसे ऑथराइज्ड किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के द्वारा। पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि ऑथराइज फॉरेन अडॉप्शन एजेंसीज को कौन ऑथराइज करता है, किसके द्वारा ऑथराइज की जाती हैं। ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, स्टेट अडॉप्शन एजेंसीज या सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो याद रखना ये कारा के द्वारा अडॉप्टेड जो है ये ऑथराइज की जाती है। इसको रिकमेंडेशन पे जो है कंसर्न सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इसको यहाँ पे कंसीडर किया जाता है रिलेटिंग टू अडॉप्शन ऑफ एन इंडियन चाइल्ड बाय सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा जो स्टेक होल्डर रहते हैं उसमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो आता है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। अब यहाँ पे क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाई जाती है। ये एक यूनिट सेटअप करी जाती है किसके द्वारा, वापस से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि मैंने आपको बताया क्या एक्ट करती है, ये एज ए नोडल बॉडी एक्ट करती है कि सारी चीज़ें जो भी कारा के द्वारा जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं या फिर जितनी भी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो भी नॉर्म्स होते हैं कि प्रोसेस क्या, प्रोसीजर क्या रहेगा, ये कारा डिसाइड करती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये चीज़ें आती है जो स्टेट एजेंसी है, जिसे सारा भी आप लोग कह सकते हो। ये क्या करती है, ये पूरा मॉनिटर करती है कि जो भी आगे चीज़ें हो रही हैं वो प्रॉपर तरीके से हो रही है नहीं हो रही है, जिसके लिए एक स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन अथॉरिटी ये बनाती है। इसके अलावा आपका आता है DCPU यानी कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। किस सेक्शन में बनाई जाती है इसको भी आप लोग याद रखेंगे। सेक्शन 61A ऑफ द एक्ट ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंडर बनाती है, ताकि क्या होता है, देखो ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा जो है खुद ही वहाँ पे पहुँचे। अब यहाँ पे इसका क्या काम रहता है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का, ये आइडेंटिफाई करती है कुछ ऑर्फन्स को जिन बच्चों को छोड़ दिया जाता है, अबेंडन्ड स्टूडेंट बच्चों को, सरेंडर चिल्ड्रंस को और डिस्ट्रिक्ट्स के, और उनको क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। अब होता क्या है, किसके द्वारा किया जाता है, बाय चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। अब मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ है, आज की डेट में हम लोगों ने बहुत सारी स्कीम्स को पढ़ा है जिससे कि हमारा जो फीमेल सेक्स रेशियो है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सके। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इसके लेके बहुत सारी स्कीम जो है वो निकाली जाती है। हम लोगों ने बहुत स्कीम्स को करा डिस्कस, लाडली बेटी स्कीम, स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम, बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स को डिस्कस करा। उसके बावजूद भी कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई है जो बच्चा डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुआ, उसको डिसोन कर दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, या छोड़ दिया जाता है कहीं पे, सरेंडर कर दिया जाता है, या फिर उनको कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे वो पैदा हुए जिनके मदर फादर नहीं रहे, अलग अलग एज ग्रुप्स के हो सकते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन सबको सबसे पहला काम किसका आ जाता है, यहाँ पे DCPU का काम क्या आता है कि इन बच्चों को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद इनको जो है डिक्लेयर करना है लीगली कि ये बच्चे अब लीगली डिक्लेयर किए जा सकते हैं, किए गए हैं कि अडॉप्शन के लिए, कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो उसको अडॉप्ट कर सकता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का यहाँ पे काम आता है। अब कई बार ऐसे पेरेंट्स भी आपने देखे होंगे जो पेरेंट्स नहीं बन सकते बट उनको अगर बच्चे चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, अडॉप्शन का मेन मकसद आप लोगों को पता है कि जो बच्चे जिनको वो फैसिलिटीज़ चाहिए, वो प्रिविलेजेस चाहिए, उनको बेसिक जो नेसेसिटी चाहिए, अब ये इन्हें क्या चाहता है, जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें चाहिए कि उनके घर में भी कोई बच्चा हो। तो ये सब चीज़ें जो है आपस में इंटरलिंक करती है, और ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे आता है। बट ऐसा नहीं है कि कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं होता हर एक चीज़ के प्रोज ही प्रोज हो, कॉन्स भी बहुत तरीके के होते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि अब कौन ऐसा है जो एलिजिबल होता है कि वो अडॉप्ट कर सकता है एक चाइल्ड को। सबसे बड़ा सवाल यहाँ से यही बनता है, और इस पे क्वेश्चंस पेपर में बनेंगे। देखो, द प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स शुड बी फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली स्टेबल, फाइनेंशियली केपेबल, motivated to adopt a child and should not have any life threatening medical condition। अब सबसे पहली कंडीशंस क्या रहती हैं कि कौन एलिजिबल है। हम लोगों ने अभी तक देखा कि कौन कौन बच्चे हो सकते हैं, वो काम किसका आता है, आइडेंटिफाई करने का, वो काम आ जाता है DCPU का, यानी कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट क्या करती है, वो बच्चों का आइडेंटिफाई करती है। बच्चों में रहते हैं जो ऑर्फन्स होंगे, अबेंडेंट होंगे, या जो सरेंडर कर दिए जाते हैं, उनको नोटिफाई करना और उनको बताना कि ये लीगली फ्री है अडॉप्शन के लिए। लेकिन अब पेरेंट्स भी कौन कौन अडॉप्शन के लिए यहाँ पे जो एलिजिबल होता है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए,
इमोशनली के साथ साथ इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, फाइनेंशियली कैपेबल होना चाहिए। वैसा नहीं है कि कोई इंसान फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है और वो ऑलरेडी एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा रहा है कि हम करेंगे, तो ये सब चीज़ें कंसिडर की जाती हैं इस टाइम पे भी। और उसके पास एक मोटिवेटेड होना चाहिए अडॉप्ट करने का एक चाइल्ड। या तो ऐसा नहीं है कि आपके पास घर में 4 बच्चे और आप 5वां बच्चा अडॉप्ट करने चले गए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये भी ऐसा भी है कि कोई उसको एक थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन ना हो। ऐसा ना हो कि आप बच्चा अडॉप्ट करने जा रहे हैं, आप लोग खुद बीमार हैं और उसको बोलेंगे कि यार ये हमारी सेवा करेगा, काम करेगा। ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। इसके अलावा एनी प्रोस्पेक्टिव adoptive parent, irrespective of his marital status and whether or not he has his own biological son or daughter, can adopt a child. अब यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट को देखो, मैंने अभी आपको बताया 4 बच्चे वाला, बट वो की चीज़ इसके बाद यहाँ पे एक अलग पॉइंट भी है। कोई भी प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट जो है उसका कोई भी मैरिटल स्टेटस हो सकता है, या फिर अगर हम बात करें उसके पास कोई बायोलॉजिकल सन या डॉटर है या नहीं है, उस सब के अलावा भी वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ पॉइंट्स है याद रखना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या आता है, अब कौन ऐसा है जो अडॉप्ट कर सकता है और किसको, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो सिंगल फीमेल है, ठीक है, मैरिड नहीं है बट सिंगल फीमेल है, वो एलिजिबल है किसी भी जेंडर के बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो हैं ये पेपर में बनते हैं और ये क्वेश्चंस बार बार इस तरीके के फ्रेम हो सकते हैं। ये इनफैक्ट अगर मैं आपके सुपरवाइजर का एग्जाम हटा भी दूँ, फिर भी ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी अगर स्कीम्स की बात की जाए तो ये देखने को मिलेगा। अब सिंगल फीमेल जो है वो किसी भी जेंडर के बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, बट सिंगल मेल पर्सन के कंसिडर में ये नहीं है कि वो यहाँ पे गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट। द कंसेंट ऑफ बोथ द स्पाउसेस फॉर द अडॉप्शन शेल बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मैरिड कपल्स। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस करे याद रखना है। यहाँ पे जो कोई भी अगर फीमेल है वो किसी भी जेंडर के बच्चे को अडॉप्ट जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे उनको यहाँ पे अडॉप्शन के लिए जो है किसी भी बच्चे को वो अडॉप्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट अगर क्लियर है तो दूसरे के ऊपर अगर हम बात करते हैं, जो मेल है जो यानी कि जो कि सिंगल मेल है, मैरिड नहीं है, सिंगल मेल है, वो किसको अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो सिंगल मेल है वो यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं सिर्फ मेल को, वो यहाँ पे गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। अब एक केस में मान लीजिए अगर दोनों हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, वो किसे अडॉप्ट कर सकते हैं। अब वो अडॉप्ट कर सकते हैं किसी को भी, लेकिन उसके लिए दोनों का कंसेंट जो है वो ज़रूरी है कि दोनों बच्चों को, दोनों जो हैं वो मिलके बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, नो चाइल्ड शैल बी गिवन एन अडॉप्शन टू कपल अनलेस दे हैव एट लीस्ट 2 years ऑफ स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप। मान लीजिए ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों ने शादी की और आप सीधा बच्चे को अडॉप्ट करने चले गए। यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं। सबसे पहले क्या है कि कोई भी बच्चे को अडॉप्शन का जो प्रोसेस है वो उस कपल को तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि उनकी 2 साल की स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप नहीं हो, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ रिलेटिव और स्टेप पेरेंट अडॉप्शन। यहाँ पे एक्सेप्शन भी आती है कि आपका रिलेटिव है या स्टेप पेरेंट अडॉप्शन है, वो सब चीज़ें अलग है। बट अगर आप लोगों का जो पहला कंडीशन ये रहती है कि अगर आपकी शादी हुई है तो आपको 2 साल का एक स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मान लो कोई 100 साल के लोग हैं दोनों, उन्होंने सोचा कि हम एक छोटा बच्चा 2-3 साल का अडॉप्ट करेंगे, तो क्या ये लोग एलिजिबल है? दोनों का कंसेंट है, ठीक है, दोनों का कंसेंट है, दोनों ने बोला हम अडॉप्ट करेंगे, तो क्या गवर्नमेंट के पास जाएंगे कि भैया हम 100 साल के हैं, हमें बच्चे को अडॉप्ट करना, तो हमें परमिशन दे दी जाए, तो क्या गवर्नमेंट इसको अप्रूव करेगा? तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी जो है एक एज फैक्टर जो है वो भी रखा है। एक द एज ऑफ प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी काउंटेड फॉर डिसाइडिंग द एलिजिबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है और इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर अडॉप्शन पे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ये क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो उनकी एज है, पेरेंट्स की एज है जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो जिस डेट पे वो रजिस्टर करवाएंगे उस दिन से उनकी जो एज है वो काउंट की जाएंगी और वो एक डिसाइडिंग फैक्टर मान लीजिए आप लोग एलिजिबिलिटी का रहेगा कि
पेरेंट्स जो डिफरेंट एज ग्रुप्स के हैं वो किसको कंसिडर करना चाहते हैं। ठीक है, इस ग्रुप एज पे आने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ अडॉप्शन प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने अभी तक जो जो चीज़ें पढ़ी है, ताकि आप लोग बोर ना हो ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ी चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अडॉप्शन क्या होती है। अडॉप्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी एक बच्चे को अपना एक लॉफुल चाइल्ड बनाने का पूरा प्रोसेस रहता है, जिसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट किस में है, उसको उसके तरीके का सोशो कल्चर इन्वायरमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन है जो गाइडेंस सिस्टम है उसके सारे पॉइंट्स जो है वो फॉलो होने चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने स्टेक होल्डर्स को पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जो डिसाइड करती है यहाँ पे कि गाइडलाइंस क्या होंगी, कि पूरा प्रोसेस किस तरीके से चलेगा। फिर एक नोडल बॉडी आती है जो स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी की फॉर्म में आती है। तीसरा हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, जो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको बनाती है, और किस सेक्शन के अंडर बनाती है हम लोगों ने उसके ऊपर भी यहाँ पे बात करी थी, सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 41। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऑथराइज फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी को, जिसको कौन ऑथराइज करता है, आपका सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्टेक होल्डर्स जो है। लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, जिसे हम DCPU कहते हैं। अब इसमें हम लोगों ने जो चीज़ों को पढ़ा था वो क्या थी। सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे जो देखी थी वो ये था कि ये क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है। सेटअप किसके द्वारा किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जो बच्चे ऑर्फन्स हैं, अबेंडेंड हैं या सरेंडर चिल्ड्रन हैं, उनको लीगली ये डिक्लेयर कर देता है कि ये बच्चे अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है, या फिर आप इन बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी पे बात की थी। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्टेबल पेरेंट्स चाहिए, फाइनेंशियली कैपेबल होने चाहिए, एक पूरा मोटिवेटेड होने चाहिए अडॉप्ट करने के लिए, कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होनी चाहिए कि बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद आपको कुछ हो जाए। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि केसेस किस किस केसेस में मिल सकती है, जिसमें सबसे पहला था सिंगल फीमेल का केस, वो किसी भी जेंडर को अडॉप्ट कर सकती है। सिंगल मेल का केस कर रहा था, जिसमें कि वो गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। दोनों पेरेंट्स का जो है, स्पाउस का जो है, वो कंसेंट रिक्वायर है मैरिड कपल के केस में। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चाइल्ड है वो 2 साल की मिनिमम जो है आप लोगों को एक स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप होना चाहिए अगर आप बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो। और एज का फैक्टर अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि एलिजिबल कौन है यहाँ पे बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए। ये चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या रहता है, अलग अलग एजेस के बच्चे होते हैं। 2 साल के बच्चे के लिए जो दोनों की कंबाइन एज है वो 85 ईयर्स होनी चाहिए, और सिंगल प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट की एज जो है वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक 60 का और दूसरा 25 का है, ऐसा नहीं है, 40 मैक्सिमम होनी चाहिए। ये चीज़ याद रखना। दोनों एज अ कपल की ज्वाइंट एज को याद रखना है, और सिंगल प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट की एज को भी आपको याद रखना है अगर वो इन साल के बच्चों को लेना चाहते हैं। 2 साल के लिए मैक्सिमम 85 है, और ये सिर्फ पहले 5 साल बढ़ती है, फिर 10-10 साल बढ़ती है, और सेम केस यहाँ पे ये 5-5 साल बढ़ती रहती है। इसको बस यहाँ पे याद रखना। 2 साल, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 18 साल तक के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस सबसे ज़्यादा इस पूरे लेक्चर में। इसके अलावा लास्ट कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो मिनिमम एज डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन द चाइल्ड एंड ईदर ऑफ द प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि 25 साल का एज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे कम का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा द एज फॉर एलिजिबिलिटी विल बी एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा। The age criteria for prospective adoptive parents shall not be applicable in the case of relative adoption and adoption by step parent। अब यहाँ पे क्या है, रिलेटिव अडॉप्शन और स्टेप पेरेंट अडॉप्शन क्या होती है। मान लीजिए कि आपकी कोई एक सौतेला यहाँ पे आ रहा है, तो वो उसके केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। या फिर मान लीजिए आप हैं, आपका कोई चाचे या ताए आपको अडॉप्ट करना चाहते हैं, सपोज इमेजिनरी थॉट है ये किसी बच्चे के, तो उनके लिए भी एक बैरियर नहीं है। तो ये पॉइंट भी जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ना, जिस पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, ये मुझे लगता है कि अगर हम लोग बाकी को पता नहीं, हम लोग जब टेस्ट फ्रेम करेंगे तो आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने की कब कब मैटर नहीं करेगा, ठीक है। अगर किसी को लेना करना है अडॉप्ट, उसके लिए रहेंगे, लेकिन अगर हम बात करें अडॉप्टिव पेरेंट्स की, जो कि अगर आपके रिलेटिव अडॉप्शन के केस में ये
एप्लीकेबल नहीं होगा। कपल विथ 3 और मोर चिल्ड्रन shall not be considered for adoption except in case of special need children as defined in sub regulation 21 of regulation 2। अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई कपल है जिसके पास 3 से ज़्यादा बच्चे, मैंने वही आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। एक बहुत एक्सेप्शनल केस है, पर आपको ये याद रखना है कि कौन सी रेगुलेशन में उसको लिखा गया है। ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। तो हम बात करते हैं कि अब इसको पूरा प्रोसेस क्या चलता है। जल्दी से आपको लास्ट में मैं पॉइंट बता देता हूँ, हाउ टू अडॉप्ट ए चाइल्ड। अब किसी को भी अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो उसके लिए आज की डेट में उसको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है अवेलेबल रहती है www.kara.nic.in, उस पर अप्लाई करना पड़ता है। पूरा वहाँ पे प्रोसीजर्स जो है वहाँ पे दिए गए हैं, और ये अब मैंडेटरी कर दिए हैं कि केयरिंग्स की जो ऑनलाइन की साइट है उस पर यहाँ पे जाके करना है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर अनेबल, तो आप लोग सीधा जाके डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के ऑफिस में भी विजिट कर सकते हो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट में है। इसके साथ साथ एक पूरा प्रोसीजर्स रहते हैं, अगर ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है तो वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वैसे नहीं पूछा जाता। 9 स्टेप्स के पॉइंट होंगे। सबसे पहले तो कारा की साइट पे जाना, आपको रजिस्टर करना है। स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी को आपको सिलेक्ट करने के बाद फॉर आपकी, जिसमें आपकी पूरी होम स्टडी होगी, काउंसलिंग होगी, इस पूरे प्रोसेस के लिए कि आप प्रिपेयर्डनेस है इसके लिए हैं या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्पेशल अथॉरिटी जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी वो जो है यहाँ पे आपको पूरा करने के बाद आपकी जो रिपोर्ट है वो सूटेबल जुडिशियल अथॉरिटी के सामने जाएगी, और उसका जो रेफरल होगा, तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे रेफरल, ऐसे जो है इन्फॉर्म करेगा यहाँ पे कि जो बच्चा है वो रेडी है अडॉप्शन के लिए, और उसके बाद जो डिटेल्स हैं वो शेयर की जाएंगी, और पूरा एक प्रॉपर मीटअप सेटअप किया जाता है यहाँ पे जहाँ पे पेरेंट्स के साथ वो मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस। अगर यहाँ पे इन सब पॉइंट्स के बाद चाइल्ड को लेके अगर एक्सेप्टेंस मिलती है तो वो एक पूरे डॉक्यूमेंट्स को साइन करवाते हैं, फॉर्म्स को सबको पूरा लीगली किया जाता है कि एक पिटिशन फाइल होती है ताकि जो लीगलाइज हो जाए और फॉर्मलाइज हो जाए ये पूरी अडॉप्शन का सिलसिला। और उसके बाद प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर में जाता है, यानी कि पूरा एक प्रॉपर अंडरस्टैंड होती है कि किस तरीके की नीड्स हैं, हैबिट्स क्या हैं, एक्सटेंड बिहेवियर क्या है उस बच्चे का, तो उन सबको लेके ये चीज़ को कंसिडर किया जाता है। उसके बाद कोर्ट की हियरिंग होती है, वो डिसीजन करता है, और उसके बाद ये पूरा सिलसिला जो है वो चलता है, और लास्ट 8 स्टेप में कोर्ट उस ऑर्डर को रिलीज करता है। और उसके बाद पोस्ट अडॉप्शन जो है वो SAA जो स्टेट अडॉप्शन अथॉरिटी है वो जो है रिपोर्ट सबमिट करती है कि बच्चा जो अडॉप्ट किया गया था वो टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स को सबमिट करती है कि वो सही है या नहीं है। तो ये तो था हमारा पूरा अडॉप्शन का प्रोसेस इंडिया में, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहता है, कौन कौन सी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा उस पर मैंने ज़्यादा स्ट्रेस दिया था। बाकी आप लोगों के मार्क्स हम लोग पूरा हर एक रेगुलर टेस्ट के बाद चेक कर रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं जिनसे अभी नहीं हो पा रहा है, तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिवाइज चीज़ों को और अच्छे से करो, बाकी मेहनत करते चलो। रिजल्ट हर बार की तरह SSS से मैक्सिमम आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको आज भी दे सकता हूँ क्योंकि बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अभी के लिए से फिलहाल इतना ही। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्लीट कोर्स तो आप लोग कोड यूज़ कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।